हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो क्लास है वह बिहार लाइब्रेरियन KVS NVS EMRS की 2.0 वैकेंसी आने वाली है और DSSB के भी लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली है। और यह क्लास जो है UGC नेट JRF राजस्थान लाइब्रेरियन तथा किसी भी राज्य के स्टेट एग्जाम जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप QR कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं JOCLAI के बारे में और उससे भी पहले हम लोग ILA के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग IFLA के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इफ्ला क्या होता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके कौन कौन से कार्य है, फंक्शन है और इफ्ला द्वारा कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इफ्ला की बात करें तो जो इफ्ला की स्थापना हुई थी, हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे। इफ्ला की स्थापना 1927 में एडिनबर्ग नामक स्थान पे, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, वहाँ पे हुई थी और इसे 1971 में नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया था। इफ्ला की अगर वर्तमान मुख्यालय की हम लोग बात करें तो दी हेग में स्थित है। दी हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। और यह जो है दी रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड में स्थित है। तो इतना चीज आप सभी याद रखेंगे कि इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी। एडिनबर्ग, और जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे हुई थी और 1927 ईस्वी में इफ्ला की स्थापना की गई थी। परंतु इसे 1971 ईस्वी में नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया और वर्तमान जो जो अभी मुख्यालय है इफ्ला का, वह दी हेग में है, जो कि दी रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो नीदरलैंड है वहीं स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी इफ्ला के बारे में। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इफ्ला के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो इफ्ला के प्रमुख कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो है सूचना के उपयोग को बढ़ावा देना और पुस्तकालय सेवा में विस्तार करना, यह प्रमुख कार्य में, इफ्ला के प्रमुख कार्य में के अंतर्गत आता है। तो इसे याद रखेंगे। पूछ दी जाती है परीक्षा में कि इफ्ला के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कार्य के अंतर्गत नहीं आती है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 3 ऑप्शन तो वैसे रहेंगे जो कि इफ्ला के कार्य के अंतर्गत आएंगे, जबकि चौथा जो ऑप्शन होगा वह किसी ILA के कार्य जो होते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, तो उससे संबंधित हो गए, या ट्रिपल RLF के बारे में दिया रहेगा। मतलब एक जो ऑप्शन है वो अलग दिया रहेगा और आपको चुनना पड़ता है उसमें से कि कौन सा इसमें इफ्ला का कार्य है अथवा नहीं है। दूसरी बात करें तो कॉपीराइट और बौद्धिक जो संपदा के अधिकार है उसके बढ़ावा देना इफ्ला के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो होती है उसको मानक प्रदान करना भी इफ्ला का महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आती है। FID, फीड, यूनेस्को, विपो एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्थाओं एवं संघों से जो सहयोग प्राप्त होता है वह भी इफ्ला के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वार्षिक अधिवेशन और सेमिनार का आयोजन करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेमिनार और उसकी कार्यशालाओं का आयोजन होता है वो भी कहीं ना कहीं इफ्ला के द्वारा किया जाता है। वैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ILA हो, इफ्ला हो या RRLF हो, IASLIC हो, सभी अपने अपने स्तर पे वार्षिक अधिवेशन और सेमिनार का आयोजन अवश्य करते हैं। तो आयोग इफ्ला का भी यह प्रमुख कार्य होता है। लाइब्रेरी प्लान द्वारा व्यवसायों के विकास करना इफ्ला का कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि लाइब्रेरी प्लान के द्वारा एक लाइब्रेरी प्लान होता है, लाइब्रेरी प्लान होता है, इसके द्वारा भी व्यवसायियों को जो है वह विकास के लिए कार्य करता है इफ्ला। तो यह इफ्ला के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि मैंने आप सभी को पढ़ाया अभी। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि इफ्ला के द्वारा कुछ प्रोग्राम भी चलाया जाता है।
तो इफ्ला के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे यूनिमार्क के बारे में। तो यूनिमार्क की अगर बात करें तो यूनिमार्क का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनि से हो गया यूनिवर्सल, एम ए से हो गया मशीन, और आर सी हो गया रीडेबल कैटलॉग। तो यूनिमार्क का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। और यह ग्रंथ सूची में जो है वह पहला प्रारूप है इसका जो यूनिमार्क का है वह 1977 ईस्वी में इफ्ला द्वारा मार्क प्रारूप शीर्षक से प्रस्तावित किया गया था। तो इसे याद रखेंगे, यूनिमार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1977 ईस्वी में इसे बनाया गया था और इफ्ला के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है मार्क प्रारूप के रूप में इसके शीर्षक से इसकी प्रस्तावना की गई थी। जबकि इसका दूसरा संस्करण है, यूनिमार्क का दूसरा संस्करण है 1980 में, और यूनिमार्क हैंडबुक नामक 1983 ईस्वी में तथा 1987 में यूनिमार्क मैनुअल प्रकाशित किया गया था। तो इसे याद रखेंगे कि 1977 में यूनिमार्क की स्थापना हुई थी, जबकि इसके बाद 1980 ईस्वी में इसका सेकेंड एडिशन प्रकाशित किया गया था। और 1983 ईस्वी में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों भाइयों, याद रखेंगे इसे, 1983 में यूनिमार्क नामक यूनिमार्क हैंडबुक प्रकाशित किया गया था, जिसे भी आप सभी याद रखेंगे। और 1987, ये चारों जो तिथि है जो मैंने बताया, सन 1977, 1980, 1983 और 1987, 1977 में यूनिमार्क की स्थापना हुई थी। जबकि इसका सेकेंड एडिशन जो है 1980 ईस्वी में आया था और 1983 ईस्वी में यूनिमार्क हैंडबुक का प्रकाशन किया गया था। 1987 की बात करें तो यूनिमार्क यूनिमार्क मैनुअल की प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और यूनिमार्क सेकेंड एडिशन 1980 में, और थर्ड एडिशन की बात करें तो यूनिमार्क थर्ड एडिशन का प्रकाशन जो है 2008 ईस्वी में किया गया था। तो ये 4 प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, 5 प्रश्न अवश्य ही पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम तो पूछ दी जाएगी कि यूनिमार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे 1977 किसके द्वारा की गई थी। और उसमें ऑप्शन रहेंगे इफ्ला, आईएलए, ट्रिपल आरएलएफ, आईएसएलआईसी, मतलब कुछ भी 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक इफ्ला रहेगा जो कि सही उत्तर होगा। सेकंड आपसे पूछ सकती है कि यूनिमार्क का जो सेकंड एडिशन है कब आया था, तो 1980 ईस्वी में सेकंड एडिशन प्रकाशित की गई थी। 2008 में थर्ड एडिशन का प्रकाशन किया गया था यूनिमार्क का, इसे याद रखेंगे। और 1983 और 87 याद रखेंगे। 1983 यूनिमार्क हैंडबुक और 1987 यूनिमार्क मैनुअल का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी इन तथ्यों को समझे होंगे। आप सभी से आग्रह भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी जो नई क्लासेज आए उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों के बीच इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। अब हम लोग यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूबीसी जो है उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, और इसका गठन 1970 के दशक में किया गया था। और यूबीसी जो है इसका भी गठन में इफ्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ्ला इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, जो आईएपी जिसे हम लोग कहते हैं, वह शुरू किया गया था। इफ्ला का ही एक प्रोग्राम है जो कि 2016 से शुरू किया गया था, 2016 से शुरू किया गया था। और यह एक प्रकार का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। और इफ्ला के द्वारा लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है। तो इफ्ला जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका प्रमुख कार्य क्या है, जो दुनिया भर में, इसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जो इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका जो प्रमुख प्रोग्राम है एक प्रकार का, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, दुनिया भर के पुस्तकालय संघों, साझेदार संगठनों और पुस्तकालय जो पेशेवर होते हैं वह साथ मिलकर काम करे, यही इसका प्रमुख कार्य और इसका उद्देश्य होता है इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो जहाँ तक हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने इफ्ला के बारे में पढ़ा। और
अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी ही हासिल की है। वैसे इफ्ला के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी आगे पढ़नी है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इफ्ला के बारे में और भी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। फिर 1977 में इसे नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया था और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है हेग में है, जो कि दी रॉयल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड में स्थित है। ये सब हम लोग ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने इफ्ला के प्रमुख कार्य जो पढ़ा, और इसमें ये जो प्रमुख जो कार्य थे मैंने आप सभी को बताया। फिर इफ्ला के कुछ प्रोग्राम है जैसे कि यूनिमार्क है, यूबीसी है, और इफ्ला इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम जिसे आईएपी कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह मैंने बताया कि जो कि दुनिया भर में जितने भी पुस्तकालय उसके संघ हैं, जैसे पुस्तकालय संघ में आ जाएंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन आ जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आ जाएगा, जो कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है अमेरिका में है। और, और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो ब्रिटेन का है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का ही नाम बाद में बदलकर सिलिप कर दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर हम लोगों ने इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैंने उद्देश्य बता रहा था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पुस्तकालय संगठन है या संघ है उसको सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि पुस्तकालय का और भी विकास हो सके। तो ये हम लोगों ने अभी इफ्ला के बारे में जानकारी हासिल की। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इफ्ला के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, और सर्वप्रथम प्रथम डायरेक्टर कौन थे। तो ये आप लोग गूगल करके इसकी जानकारी हासिल करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें। और जो भी नए छात्र हैं जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, या तो बिली सभी शुरू शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, अथवा सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो के शुरुआत में आप सभी को बता चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।